एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में वूजू को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और एक पास के सीन को याद कर रहा था जो उसके बचपन का होता है। ये अपने पेरेंट्स के साथ होता है और तीनों कहीं पर जा रहे थे। वूजू अपने डैड के साथ कुछ आर्गुमेंट कर रहा होता है। इसका डैड भी इसको डांटता है, लेकिन वूजू ने कह दिया था कि मेरा नहीं है, ये मेरे टीचर का है। हालांकि हमको ठीक से नहीं बताया जाता है कि आर्गुमेंट किस बारे में होती है। तभी इनका एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट में वूजू उठता है, मेडिसिन को लेता है। यहाँ पर ये सीन भी याद करता है कि जब मैं गाड़ी में था तब हमारे पास कोई आया था। वो कोई सस्पेक्ट आदमी था। मैंने उसे हेल्प के लिए पूछा लेकिन उसने हमारी हेल्प नहीं की। दूसरी ओर मेरी को देखते जो अपने घर पर होती है, ये वूजू के मैसेज को देख रही होती है जहाँ वूजू ने पूछा था कि क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी। मेरी वूजू के कई सीन को याद करती है जहाँ पर वूजू ने इसकी हेल्प की थी। मेरी अपने आप से कहती है कि वो एक अजीब इंसान तो नहीं लग रहा था, मैं इससे हेल्प के लिए पूछ सकती हूँ। वैसे भी इसको केवल एक दिन के लिए ऐसा करना होगा। बाद में इसके पास कॉल कर लेती है। वो जो इसके नंबर को देख रहा होता है जहाँ इसने वूजू के नंबर को कैक्टस के नाम से सेव किया हुआ था। अगले सीन में दोनों एक दूसरे के सामने होते। ये वही सीन होता है जो हमने एपिसोड 1 के लास्ट में देखा था। वो जो पहले पूछता है कि क्या तुम हॉस्पिटल में गई थी, लेकिन मेरी मना करती है और कहती है कि मैं बिजी थी, मैं ऐसा नहीं कर पाई। वैसे क्या तुम शादीशुदा हो, लेकिन वो मना कर देता है। मैरी ये सुनकर रिलीफ फील करती है और इसको बाद में कहती है क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। वो जो ये सुनकर शॉक रह जाता है और इसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। मैरी कहती है कि ये रियल नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ फेक हस्बैंड बनना होगा। क्या तुम कर पाओगे? तुम्हें सिर्फ हस्बैंड बनने का फेक रोल करना है। मेरी लाइफ इसी पर टिकी हुई है, तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें मेरे साथ कहीं पर चलना होगा। ये पूछता है कि कहाँ पर। मैरी बताती है डिपार्टमेंट स्टोर में। वूजू कहता है कि वहाँ पर क्या करोगी, क्या वहाँ पर शॉपिंग के लिए जाओगी, लेकिन वो मना करती है। मेरी अपने आप से कहती है कि मैं इसको अवार्ड के बारे में नहीं बता सकती। वूजू कहता है कि मुझे कुछ तो बताओ कि मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड क्यों बनूं और मुझे स्टोर में क्यों जाना होगा। अगर कुछ बताओगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना कहती है कि इस टाइम वहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें कंपनसेशन भी दूंगी। वूजू पूछता है कितना। मेरी इशारा करती है। वूजू कहता है क्या 100 मिलियन वॉन, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि बहुत ही ज्यादा है। वूजू कहता है कि जब तुम पहले नशे में थी तब तो मुझसे इतने पैसे मांग रही थी, क्या ये तुम्हारा बेस्ट रेट है। लेकिन मेरी कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने उस टाइम तुम्हें कोई और समझ लिया था। वो जो सोच रहा होता है कि मुझे फेक हस्बैंड क्यों बनना होगा, ये किसी और आदमी को किस कर रही होगी, लेकिन तभी मैं वहां पर आ जाऊंगा और मैं इस आदमी को मारूंगा, फिर सेटलमेंट करने के लिए इससे पैसा ले लूंगा। लेकिन मैरी बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वूजू कहता है कि ये पैसे के बारे में नहीं है। वो भी हाँ भरती है। वूजू कहता है कि मैं जानता था कि पैसे के बारे में ही होगा, तुम एक स्कैमर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं स्कैमर का कभी साथ नहीं दूंगा। मैरी कहती है कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे, क्या तुम स्टार्ट से ही मेरे साथ नहीं जाने वाले थे। वो भी हाँ भरता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा फ्रॉड वाला गेम नहीं चलेगा। ये कह कर चला गया था। हालांकि इसको रोकने का ट्राई तो करती है, लेकिन वो जो इसकी बात ही नहीं सुनता। अगले सीन में मियोन को दिखाया जाता है जो पिलनियन से बात कर रही थी। साथ में इसका हस्बैंड हांगू भी होता है जो कि यहाँ का डायरेक्टर है। मियोन कहती है कि आप मेरे बेटे योंग सू को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से क्यों हटा रहे हो, आप उसे ऐसे बाहर नहीं फेंक सकते और उसकी जगह पर वूजू को यहाँ पर नहीं ला सकती। लेकिन पिलनियन कहती है कि मैं उसे बाहर नहीं फेंक रही हूँ, मैं सिर्फ उसका डिमोशन कर रही हूँ। उसे यहाँ पर काम करते हुए कितने साल हुए, लेकिन हमारे सेल्स में कोई इंक्रीज नहीं हुई है, वो तो बार बार डिक्रीज होती जा रही है, इसलिए अब ये काम वुजू करेगा। मियोन काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन पिलनियन इसकी एक नहीं सुनती। मियोन कहती है कि आप केवल अपने पोते की साइड ले रही हो, लेकिन पिलनियन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, तुम पहले से ही जानते हो कि तुम्हारे बेटे को पहला चांस दिया गया था, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। वही हम योंग सू को देखते जो अपना कुछ काम कर रहा होता है, साथ में चॉकलेट खा रहा था, एंजॉय करता है। इसकी मॉम इसके पास आती है, योंग सू इसे भी चॉकलेट खाने के लिए देता है। मियोन कहती है कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, तुम एंजॉय कैसे कर सकते हो, तुम्हारी जगह वूजू ले लेगा। लेकिन योंग सू कहता है कि मॉम चिंता मत करो, मेरे पास पहले से ही प्लानिंग है, तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। तभी यहाँ पर हांगू भी आ जाता है। मियोन अपने हस्बैंड से कह रही होती है कि आपने यहाँ पर कुछ क्यों नहीं बोला, मैं यहाँ पर 30 सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी यहाँ पर कोई औकात नहीं है। हांगू कहता है कि ये बिजनेस है जो कि हम करते हैं। मियोन जो भी बातें कह रही थी वो सब सच है, चलो मैं तुम्हें उसी बढ़िया रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ जहाँ पर हम पहले गए थे।
ये सुनकर वो भी हैप्पी हो जाती है। रात को जिन योंग को देखती है जो रेस्ट करने के लिए आती है, लेकिन तभी इसके पास वूजू कॉल करता है। कॉल को देखकर इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इसी चक्कर में इसके सिर में चोट लग जाती है। वो जो इससे मिलने की बात कर रहा होता है। अगले सीन में दोनों मिलते हैं। जिन योंग कह रही होती है कि क्या तुम कल से काम स्टार्ट करोगे, वो भी हाँ भरता है। जिन योंग बताती है कि तुम्हारी दादी तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकी क्योंकि वो प्लेन में नहीं चढ़ सकती। अब फाइनली तुम उससे मिलने वाले हो। मैं भी तुम्हारी दादी का हर टाइम ख्याल नहीं रख सकती हूँ, वैसे भी मैं उसकी पोती नहीं हूँ। वो जो इसको देखता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हें योंगसू पसंद है, लेकिन वो मना करती है। वैसे उस कैक्टस लेडी का क्या हुआ, क्या वो ठीक है? पहले वो जो हामी भरता है, लेकिन बाद में कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि उसके बट में चोट नहीं लगी, उसके सिर में चोट लग गई थी, उसका दिमाग खराब हो गया है। उसने मुझे अपना हस्बैंड बनने के लिए कहा था। ये पूछती है कि क्या तुम्हें लाइक करती है, लेकिन मुझे मना करता है और कह रहा था कि उसने मुझे एक दिन के लिए हस्बैंड बनने के लिए कहा था। पता नहीं वो क्या चाहती है, लेकिन मैंने मना कर दिया। तभी एक लड़की दौड़कर पास से जा रही होती है। इसकी मॉम इसका पीछा करती है, लेकिन तभी लड़की नीचे गिर जाती है। वो जो देखता है कि इसके पास एक छोटा सा खिलौना होता है, फिर अपने पास के सीन को याद करता है जहाँ पर ये पुलिस स्टेशन में होता है। एक लड़की इसके पास आती है और एक टॉय को देती है। वो जो इस लड़की के पास आता है इसको शांत करवाता है और नहीं रोने के लिए कह रहा था। बाद में इसको भेज देता है। वो जो अब जिन योंग से बात करता है, पूछ रहा था कि ये टेडी बेयर हर बच्चे के पास होते हैं। जिन योंग कहती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। बाद में सोचकर कहती है कि तुम ये टेडी बेयर अपने साथ अमेरिका ले गए थे, अब मुझे याद आ गया। ले गए थे, अब मुझे याद आ गया है। तुमने बताया था कि एक लड़की ने तुम्हें दिया था। मैं तुम्हें चिढ़ाया करती थी, वो तुम्हारी पहली क्रश है। लेकिन वो जो कहता है कि वो मेरी कोई क्रश नहीं थी। जिन योंग कहती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो जो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, शायद वो कहीं पर अपना अच्छा लाइफ बिता रही होगी। वहीं मैरी को देखते जो अपने घर पर रोती है। इसको घर से निकाला जा रहा था क्योंकि यहाँ पर रेनोवेशन होने वाला है। हालांकि जाने से मना करती है, लेकिन इसको बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में प्लेग्राउंड में आती है और यहाँ पर खेल रही होती है। इसकी मॉम इसके पास कॉल करती है, पूछती है कि तुम शादी कब करने वाली हो। तुमने पहले बताया था कि शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन अब शादी कब होगी? तुम्हारी सिस्टर इस बारे में पूछ रही थी। वो प्लेन की टिकट बुक करना चाहती है। मैरी कहती है कि वो जो आजकल बिजी है, मैं उससे बात करके बता दूंगी। वैसे मेरी बहन कैसी है? योंग सूक कहती है कि अमेरिका में उसका रेस्टोरेंट बढ़िया चल रहा है, उसकी इंग्लिश भी अच्छी हो गई है। अगर तुम हमें वेडिंग की डेट बता देती हो तो हम भी तैयारी कर लेते। लेकिन मैरी कहती है कि मैं अभी नहीं बता सकती, मुझे खुद नहीं पता है। वैसे मुझे आपको कुछ बताना है। योंग सूक कहती है कि वो क्या है, लेकिन मैरी कहती है कि मैं ऐसे फोन पर नहीं बता सकती। योंग सूक कहती है कि क्या तुम दोनों की फाइट हुई है? ये सब तो होता रहता है, लेकिन तुम केवल उसकी बात मानना, वो जो कुछ भी कहता है उसे दे देना। कई बार हारना ही जीतना होता है। हालांकि मेरी बताना चाहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन ये नहीं बता पाती। अगले सीन में वूजू को देखते हैं जो कि अब कंपनी में आ जाता है। पहले अपने अंकल हांगू से मिलता है। हांगू पूछ रहा होता है कि हकीकत में यहाँ पर पहली बार आए हो, लेकिन वो जो मना करता है और कह रहा होता है कि बचपन में जब यहाँ पर काम चल रहा था तब मैं यहाँ पर एक बार आया था, आपने मुझे उस टाइम अच्छे से पाला था। हांगू कहता है कि याद रखने के लिए थैंक यू, चलो मैं तुम्हें एम्प्लॉय से मिला देता हूँ। बाद में इसको बाहर ले आता है और सभी एम्प्लॉय से इसका इंट्रोडक्शन करवाता है। अगले सीन में अपने बेटे से बात करता है जो लिफ्ट में होता है। इससे पूछ रहा था कि आज मीटिंग होने वाली है, क्या तुम रेडी हो? वो भी हाँ भरता है। अगले सीन में सभी मीटिंग में होते हैं। पहले एक इन्फ्लुएंसर के बारे में बताया जाता है कि इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स है और इसने हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। बाद में डिजाइन पैकेजिंग के बारे में बात करने लगते हैं और योंग सू बीच में बोल पड़ता है और कॉपीराइट के बारे में बात करने लगता है। लड़की कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन योंग सू 6 महीने पहले के सीन को याद करता है जहाँ पर ऐसा कुछ हो गया था। योंग सू कहता है कि इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड की होती, यानी कि वूजू की होती है। वूजू कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं इस पे गौर करूंगा। इसकी दादी से कह रही होती है कि तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, कुछ भी गलत मत कर देना, ध्यान से काम करना। बाद में देखते हैं कि डिजाइन पैकेजिंग वाली कंपनी कौन सी होती है। ये मेडी वाली होती है जो कि फोन पर इनसे बात कर रहे थे और ओरिजिनल प्राइस से 10 गुना पैसा मांगते हैं। लड़की कहती है कि हम सोच कर बताएंगे।
सॉन्ग ही मेरी से पूछ रही होती है कि आप इतना पैसा क्यों मांग रहे हो। मैरी 2 घंटे पहले की सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। इसके पास योंगसू कॉल करता है, लेकिन अलग आवाज निकाल कर बता रहा होता है कि इस कंपनी के बेकरी वाले तुमसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें ओरिजिनल प्राइस का 10 गुना ज्यादा पैसा मांगना है। सॉन्ग ही कहती है कि वो फेक भी हो सकता है, मैं ऐसे किसी स्ट्रेंजर पर बिलीव नहीं कर सकती। मैरी कहती है कि मैं इसीलिए इसकी इंक्वायरी करना चाहती हूँ और 10 गुना पैसा मांग रही हूँ। वूजू को भी इस डिजाइन पैकेजिंग कंपनी के बारे में बताया जाता है कि वो कितना पैसा मांग रहे हैं। वूजू कहता है कि ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, उनके सीईओ से मेरी मीटिंग फिक्स कर दो। अगले सीन में सांग ह्यून को देखते हैं, जो अपने प्राइस वाले वीडियो को बार बार देख रहा था और अपनी सेक्रेटरी लीसन पर चिल्लाता है। लीसन कह रहा होता है कि मैं प्राइस को विड्रॉ करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। सांग ह्यून कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम मेरे पास आओ। जैसे ही लीसन इसके पास आता है, ये इसको लात मारता है और कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बाद में जूते फेंकता है और कह रहा होता है कि इनको साफ करो। लीसन फिर ऐसा ही करता है, अपने ऑफिस में आता है, मिस्टर के वॉन के पास कॉल करता है, कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मेरी के पास कॉल कर देना और कहना कि अवार्ड सेरेमनी में तुम्हें अपने हस्बैंड को लेकर आना ही होगा, नहीं तो तुम्हें प्राइस नहीं मिलेगा। ली संग साथ में 3 महीने पहले की सीन को याद करता है कि क्या हुआ था। सैंग ह्यून के पास मेयर का मैसेज आया था, वो अपने भतीजे के लिए टाउन हाउस चाहता है। सैंग ह्यून को पता नहीं होता है कि मैं क्या करूंगा, अगर मैं सभी के सामने ऐसा करता हूँ तो मेरे डैड को इस बारे में पता चल जाएगा। तभी ये संग ने बता दिया था कि आप एक वेडिंग फेस्टिवल कर सकते हो और इसी बहाने से टाउन हाउस दे देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने जानबूझकर ऐसा किया है। मैरी और सॉन्ग ही भी वूजू की कंपनी की रिप्लाई का वेट कर रहे थे कि कोई फोन आ जाए, लेकिन काफी टाइम हो गया था, कोई फोन नहीं आता। मैरी के पास मिस्टर के वॉन मैसेज कर देता है, कह रहा था कि आपको अपने हस्बैंड को यहाँ पर लाना ही होगा, नहीं तो आपको प्राइस नहीं मिलेगा। सॉन्ग ही पूछते हैं कि मैसेज क्या है, लेकिन मैरी ने कह दिया था कि कंपनी की ओर से नहीं है। मैरी सॉन्ग ही से पूछती है कि तुम्हारा भाई क्या करता है, मुझे एक फेवर चाहिए था, लेकिन सॉन्ग ही कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने उसे 2 महीने से नहीं देखा है। मैरी अपने आप से कहती है कि अगर सॉन्ग ही के भाई को वहाँ पर लेकर आ गई, लेकिन साथ में वूजू भी आ गया तो क्या होगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। सॉन्ग ही पूछते हैं कि फेवर क्या है, लेकिन मैरी कहती है कि कुछ नहीं है, मैं अभी कहीं पर जा रही हूँ, अगर कंपनी की ओर से कोई मैसेज आता है तो मुझे बता देना। अगले सीन में मैरी के बॉयफ्रेंड वाले वूजू की फैमिली से मिलते हैं। इसकी बड़ी बहन होती है जिसका नाम जिनवा होता है, साथ में इनकी मॉम भी होती है और इसका नाम इयोन सूक होता है। जिनवा कहती है कि वूजू कहाँ पर गया, उसका फोन नहीं लग रहा है। इयोन सूक कहती है कि वो हांगकांग चला गया है, उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। अभी इस बारे में बात करने लगते हैं कि उसका और मैरी का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन जिनवा कहती है कि मुझे तो मेरी पसंद थी, उसकी मॉम खाना सेंड करती थी जो कि सबसे बेस्ट था। योंगसू कहती है कि मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती होगी, पूजू की जो नई गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही रिच है, उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। तभी इनके पास वो जो फोन करता है, बता रहा था कि मेरी ने मुझे कांटेक्ट किया था, वो रेंटल हाउस के बारे में बात कर रही थी। योन सुक चिल्लाती है और कहती है कि वो पैसे मांग रही थी, लेकिन वो जो मना कर देता है। योंग सू कहती है कि उसका फोन रिसीव मत करना, लेकिन इसने बता दिया था कि मैंने उसका नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया है। तभी बाहर कोई डोर को नॉक कर रहा होता है। जिनवा आकर देखती है, ये तो मेरी होती है। बाद में सभी अंदर होते बात कर रहे थे। मैरी कह रही होती है कि मैं वो जो से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, वो कहाँ पर है, मुझे उसे इम्पोर्टेंट काम था। लेकिन इसकी मॉम कहती है तुम उसे कांटेक्ट क्यों करना चाहती हो, अच्छा हुआ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम उसे डिजर्व ही नहीं करती हो। मेरे बेटे के पास ये सब डिग्री है, लेकिन तुमने तो कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया था। ये इसे कई बातें सुनाती है। योन सूक कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम यहाँ पर पैसे मांगने के लिए आई हो। लेकिन मैरी कहती है कि मैं पैसे मांगने के लिए नहीं आई हूँ, मैं किसी और काम के लिए आई थी, लेकिन अब लगता है कि वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात तो पता चल गई कि तुम्हारे बेटे के पास इतना गुस्सा कैसे आया, ये तुम्हारी ओर से है। योंग सो गुस्से में आ जाती है, इस पर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन मैरी इसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने क्या किया था, उसने एक टीचर के साथ असॉल्ट किया था। मैं इस बात को लेकर पोस्टर लगा सकती हूँ, इसीलिए अगली बार मुझे परेशान मत करना। ये कह कर चली जाती है, बाहर आकर अपने आप को संभालती है और कहती है कि अब ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। इसके पास सॉन्ग एक कॉल करती है और कहती है कि उस कंपनी ने हमसे कांटेक्ट किया था, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अगले सीन में वूजू को देखते हैं, इसको बताया जाता है कि पैकेजिंग कंपनी की सीईओ यहाँ पर आ गई है।
बाद में वूजू से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन सामने योंग सू होता है जो कि इससे बात करने लगता है। पूछ रहा था कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। वूजू ने बता दिया था कि मैं डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के लिए जा रहा हूँ। योंग सू कहता है कि ठीक है, अगर तुम साइन करवा लेते हो तो मैं तुम्हारे टैलेंट को पहचान पाऊंगा, नहीं तो तुम्हें रिजाइन देना होगा। वूजू कहता है कि ठीक है, कुछ भी हो जाए मैं साइन करवा लूंगा। बाद में चला गया था। वहीं मैरी को देखते जो कि वॉशरूम में होती है, बाद में बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर वूजू को देखती है। ये छिप जाती है और कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बाद में फिर से देखती है, लेकिन वूजू नहीं होता। मैरी को लगता है कि शायद मैंने उसको ऐसे ही देख लिया होगा, लेकिन अगले सीन में इससे बात करती है। अब इसे पता चलता है कि मेरी मीटिंग वूजू के साथ होने वाली थी। मैरी को ऐसे बिहेव करना पड़ता है कि मैं इसे पहली बार मिल रही हूँ, क्योंकि वूजू के साथ और भी एम्प्लॉई होते हैं। वूजू ने बता दिया था कि हमें क्या चाहिए, आप इतने पैसे नहीं मांग सकती हो। मैरी कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन भी है। बाद में लड़की को भेज देते हैं। अब मैरी कहती है कि मेरे हस्बैंड बन जाओ। वूजू कहता है कि तुम अब भी उस बात पर अटकी हुई हो, अगर मैं तुम्हारी पुलिस को रिपोर्ट कर देता हूँ तो तुम्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं, तुम एक स्कैमर हो। मैरी वूजू से कहती है तुम्हें भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरी हेल्प चाहिए, इस पर मुझे साइन करने होंगे और मुझे भी हेल्प चाहिए। हम दोनों सेम पेज पर है, इसलिए चलो डील करते हैं। तुम मेरे हस्बैंड बन जाओ और मैं इस पर साइन कर दूंगी। लेकिन वूजू कह रहा होता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैरी कह रही होती है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें लाखों करोड़ों का लॉस होगा। बाद में इस सीन को याद भी करती है कि जब मैं पहले वॉशरूम में थी तब मैंने एक लेडी की बात सुन ली थी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में होती है। वूजू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक स्कैमर के साथ देने के बजाय पैसों का लॉस उठाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी इसके पास योंगसू से मैसेज आता है और कह रहा होता है कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा ली है। ये उस सीन को भी याद करता है जहाँ पर इसकी दादी ने कहा था कि ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, तुम्हें इसको अच्छे से डील करना होगा। मेरी पीठ दिखाने लगती है कि तुमने कार से टक्कर मार दी थी और मुझे यहाँ पर ये सब हो गया। लेकिन वूजू कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। मैरी बाद में कॉन्ट्रैक्ट को लेती है, साइन कर देती है। वूजू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसको इसकी बात माननी पड़ती है। अगले सीन में दोनों डिपार्टमेंट स्टोर पर आ गए थे। मैरी कहती है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास पहले ही सेंड कर दिए थे। वूजू कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ खड़ा होकर देखते रहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि मैरी ने इसको मीटिंग में बता दिया था कि मैं सब क्यों कर रही हूँ। मैं एक रेंटल हाउस में रहा करती थी, लेकिन मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मुझे 5 बिलियन वॉन का टाउन हाउस मिला है जो कि मेरा अवार्ड है, और उसी को लेने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वैसे भी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बाद में दोनों लिफ्ट में होते अंदर आ रहे थे। ये इसको रिंग देती है, पहनने के लिए कहती है, साथ में स्पेक भी देती है, क्योंकि जो फोटो मैंने वूजू की भेजी है उसने फोटो में स्पेक लगाया हुआ है। वूजू को बाद में ऐसा करना पड़ता है। वो जो साथ में कहता है कि अगर तुम्हारे हस्बैंड को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन मैरी कहती है कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला। वो मेरे पास कॉल नहीं करेगा और ना ही मेरी कॉल को रिसीव करेगा। दूसरी ओर ली संग को देखते जो सांगयून से बात करता है, बता रहा था कि मेरी और उसका हस्बैंड यहाँ पर आने वाला है, उसी के लिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वहीं मिस्टर के वॉन को देखती जो कि इन दोनों से बात कर रहा था। मैरी बताती है कि मेरा हस्बैंड अभी अभी कोरिया आया हुआ है और मैं इसको लेकर सीधे आपके पास आ गई। वूजू कहता है मुझे थकान भी हो गई है। के वॉन कहता है कि इसीलिए तुम अलग दिख रहे हो, फोटो में तुम ऐसे नहीं हो। वैसे मैं आप दोनों की रियल आईडी देखना चाहता हूँ। मैरी अपनी आईडी दिखा देती है, लेकिन वूजू कह रहा होता है कि मेरे पास आईडी नहीं है, वो मेरी गाड़ी में रह गई है। मिस्टर के वॉन शादी को लेकर वूजू को क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन वो जो सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता है। मैरी इसको देख कर कह रही होती है कि इसने सब कब याद किया था, क्या ये कोई जीनियस है। तभी वूजू को पता चलता है कि हमारे बारे में एक आर्टिकल पब्लिश होगा। ये के वॉन से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। के वॉन कहता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बात में सोचकर कुछ बोलने वाला था, ये दोनों डर जाते हैं, लेकिन के वॉन ने कह दिया था कि ऐसा लेनदार की वजह से है, क्योंकि वो तुम्हें पहचान सकते हैं और पैसा लेने के लिए तुम्हारे पास आ सकते हैं। ये दोनों भी कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है। के वॉन कहता है फिर भी मैं ऐसा ही करूंगा। वूजू कहता है ठीक है, लेकिन हमारे फेक नाम का यूज करो। के वॉन ने कह दिया था ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे। तभी वो जो ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि मानो मेरे पास एक कॉल आ गई है। ये फोन पर बात करता है, कह रहा होता है कि क्या मुझे बीमारी हो गई है, लेकिन अब क्या होगा, मैं जल्दी टेस्ट कराने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। के वॉन इससे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ।
वूजू ने बता दिया था कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मेरे साइड वाले आदमी को शायद कोई बीमारी थी और वो मुझे लग गई है। केवॉन इस बारे में ली संग को बता रहा होता है। ली संग कहता है कि हम इस वजह से अवार्ड सेरेमनी को कैंसिल नहीं कर सकते, तुम उसको मार्क्स दे देना। अगले सीन में दोनों स्टेज पर आते और सैंग ह्यून के साथ फोटो क्लिक करते। हालांकि इन दोनों ने मास्क पहले ही लगाए हुए थे। अगले सीन में ली संग मेरी से बात कर रहा होता है, गिफ्ट को देता है जो कि टाउन हाउस की चाबी होती है। मैरी इसको देखकर हैप्पी हो जाती है। ये पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, हम टाउन हाउस में जा रहे हैं। लेकिन मैरी कहती है कि हॉस्पिटल चला गया है, उसे कुछ टेस्ट करने थे। हालांकि मैरी इस सीन को याद करती है कि जब मैं पहले यहाँ पर अकेली बैठी हुई थी, वोजू ने मेरे पास मैसेज किया और कह दिया कि मैं जा रहा हूँ। मैरी भी इसको थैंक यू करती है। लेकिन अभी जैसे ही दोनों बाहर आते सामने वोजू को देख लेते हैं। ली संग इससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम गए क्यों नहीं। वूजू कहता है कि मैं जाने वाला था। ली संग कहता है तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हारा हॉस्पिटल कहाँ पर है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वूजू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसे कहता है कि उनका मेरे पास कॉल आया था, मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है। ली संग पहले चुप हो जाता है, बाद में कहता है कि अच्छी बात है, चलो तुम भी हमारे साथ चलो, मैं तुम दोनों को टाउन हाउस दिखा दूंगा। वूजू को बाद में ऐसा करना पड़ता है। फिर टाउन हाउस की जगह पर आ जाते हैं और आसपास देखते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि इसी जगह पर योंग-सू और साथ में इसकी मॉम आए हुए थे। मियोन कहती है कि वो जो तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, आजकल वो अजीब लग रहा है, उसको देखती रहना। ली संग इन दोनों को टाउन हाउस में ले आता है। मेरे घर के चारों ओर देखती है और बहुत ही हैप्पी होती है। ली संग पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर कब ट्रांसफर होगे, लेकिन मैरी कहती है कि हम इसको बेचना चाहते हैं, ये हमारे ऑफिस से बहुत ही दूर है। ली संग कहता है ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, तुम्हें 3 महीने के बाद ऐसा करना होगा। क्या तुमने रूल्स को नहीं देखा था। बाद में मेरे रूल्स को देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ था कि 3 महीने के बाद ही आप घर को सेल कर सकते हो। ली संग साथ में कहता है कि हस्बैंड वाइफ को ऑब्जर्व करने के लिए किसी को रखा भी जाता है, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि पास में मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम दोनों से मिलने के लिए डेली आया करूंगा। अब तुम 20 मिनट में नीचे आ जाना, हम हैंग आउट के लिए चलेंगे। मैं तुम्हें यहाँ पर कई लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये कहकर ही चला गया था। अब वो जो मेरी से पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है, तुमने उसे क्यों कहा कि ठीक है हम 3 महीने के लिए यहाँ पर रहेंगे, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। वैसे भी वो हमको देखने के लिए डेली आएंगे। लेकिन मैरी कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन वूजू कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, अभी ये सब मुझसे और नहीं होगा, मेरी भी खुद की लाइफ है। मैरी कहती है कि अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वूजू कहता है कि मुझे नहीं पता। ये अपने रिंग को रखता है और चला गया था। हालांकि बाहर आने के बाद तीसरी बार फिर से मेरी को कॉल करता है, कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम पर पहले चिल्ला रहा था। तब एक गाड़ी इसको हॉर्न देती है, साइड पे होने के लिए कह रही थी। लेकिन वूजू देखता है कि ये तो मेरी फैमिली वाले। योंग सू इससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वूजू ने कह दिया था कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था। मेरे फोन में कहती है कि तुम कहाँ पर गए, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। ये घर से बाहर आती है। योंग सू पूछता है कि दोस्त कौन है, लेकिन वूजू कहता है कि कोई है, तुम उसे नहीं जानते। बाद में वूजू जाने लगता है, लेकिन सामने से ली संग आ गया। ली संग इसके पास आता है और कहता है कि तुम रेडी हो। वो भी हाँ भरता है, जैसे जाने वाला था। ली संग कहती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। मी यॉन सुन लेती है और कहती है कि वाइफ कौन है। वूजू देखता है कि मैरी भी यहाँ पर आ गई है। मैरी भी इन सबको देखती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।